अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में ये लेक्चर जो है बहुत बड़ा होने वाला है, 4-5 घंटे का। तो आप लोगों को लेक्चर को देख के इतनी इतना बड़ा लेक्चर है, कौन देखेगा, परेशान होने की बात नहीं है। आप लोगों को अच्छे तरीके से उसको समझना है और देखना है। इंशाल्लाह आप लोगों की टेस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया कि मैं आप लोगों के लिए, मैंने बोला था कि मैं लेक्चर बनाऊंगा बट मैं नहीं बना पाया। कुछ वजह थी, कुछ मैं मसरूफ था कि मेरे फाइनल के एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं इस लेक्चर को बनाने जा रहा हूँ। ये 4-5 घंटे का होगा, आप लोगों को देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक और भी लेक्चर मैं सोच रहा था उस पर बनाऊं कि इस लेक्चर में 150 एमसीक्यू, 150 प्लस एमसीक्यू इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। उससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यू जो आ सकते हैं वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब लाजमी करना है, आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर भी, अभी टाइम बहुत कम है, मैं सोच रहा था बनाऊं, तो वो भी तकरीबन 100 प्लस उसमें एमसीक्यूज होंगे। उसमें सिर्फ टोटली वर्ड प्रॉब्लम होंगे। ये इसमें थ्योरेटिकल चीजें और सिंपल जो मैं आज समझता हूँ आ सकते हैं, और जो आए हुए हैं उनसे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं। तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। टाइम बहुत कम है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर देता आप लोगों के लिए, उसमें से आपको बहुत बेनिफिट होगा। सब्सक्राइब लाजमी करना है। आप लोग की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। अच्छा चलो, एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कलर थोड़ा चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है। A collection of well defined distinct object, किसी भी चीज का मेड वो जो है वेल डिफाइंड हो, वाजे हो, क्लियर हो। किसी चीज का जो मेड है, ठीक है, तो क्लियर हो, वाजे हो, हम उसको बोलते हैं सेट। ये सेट की डेफिनेशन है। ठीक है, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ कि सेट के लिखने के 3 मेथड होते हैं। ये पूछ सकता है हाउ मेनी मेथड्स ऑफ राइट दिस सेट। वो सेट को लिखने के टोटल 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्टिव होता है। एंड नंबर जो दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लें या डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव मेथड को बोलें, इनको वो बात सेम ही है। अच्छा, सेकंड होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड के लें। अच्छा, तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बिल्डर फॉर्म, या इसको बिल्डर मेथड कह लें। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव हम क्या करते हैं, किसी चीज को हम वर्डिंग में डिफाइन करते हैं। कोई ऐसा सेट जिसको हम वर्ड की लेटर की फॉर्म में या वर्डिंग की फॉर्म में हम उसको डिफाइन करें, तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। अच्छा, किसी भी सेट को हम इसमें डिनोट करें कि भाई एक हमारे पास सेट है, उसमें एलिमेंट है A B D, ये टेबुलर फॉर्म होता है, टेबुलर मेथड होता है। अच्छा, एक होता है कि हम किसी भी सेट को हम सिंबल्स की फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में उसको हम लिखें, तो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लेट सपोज करो एक्स सटेड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड P upon Q फॉर्म एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ये जो किसी भी सेट को हम इस फॉर्म में लिखें, हम उनको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, नॉट अलाउ रिपीटेशन इन सेट। रिपीटेशन इसमें सेट में अलाउ नहीं होती है। और किसी भी सेट को हमेशा हम ऑलवेज कैपिटल लेटर में हम उसको डिनोट करते हैं, ऑलवेज। ठीक है। अच्छा, ये कुछ बातें थी मैंने आप लोगों को बताई। अच्छा, अच्छा, एमसीक्यू नंबर सेकंड है। एमसीक्यू नंबर सेकंड, एमसीक्यू नंबर कह रहा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये सबका बड़ा होता है, सबका बाप होता है यूनिवर्सल सेट। अच्छा, उसकी हम यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो वो किसके बराबर होगा। तो देखे, हम ये एक सेट है, हम मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है U - A। ठीक है। तो उसके अलावा हम जो ए के एलिमेंट होते हैं वो यू से हम माइनस करते हैं, बाकी जो यू में बचते हैं हम वो लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट में। ये होता है। अच्छा, हम यहाँ पे कह रहे हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है।
तो यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने यू माइनस ए किया, तो हम इसमें क्या करेंगे, यू माइनस यू करेंगे। देखिए लेट सपोज करो मेरे पास यू के एलिमेंट हैं ए बी सी डी। अब देखिए मैं यू के सेट में से यू के एलिमेंट में कैंसिल कर रहा हूं, तो वो मुझे मेरे पास क्या बचेगा, वो मेरे पास नल सेट बचेगा, मेरे पास इम्पॉर्टेंट सेट बचेगा, मेरे पास खाली सेट बचेगा। अच्छा कैसे, ए बी सी डी माइनस ए बी सी डी। अच्छा दो एलिमेंट इसमें से जो कम जो सेम है वो कैंसिल करें, ए यहाँ पे भी ये एक, इस यहाँ पे भी ये बी, यहाँ पे भी ये सी, यहाँ पे भी ये सी, यहाँ पे भी ये डी डी डी। अब देखिए इस दोनों सेट में कोई भी एक, देखिए पहले वाले सेट में कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं बचा। कॉम्प्लीमेंट में हम जो पहले वाला सेट होता है उसके हम जो एलिमेंट बचते हैं हम वो रखते हैं। अच्छा देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा खाली सेट, इसको हम बोलते हैं नल सेट, या हम बोलते हैं इसको एम्पटी सेट, या हम बोलते हैं इसको डिरेक्शंस और वाइड सेट। क्लियर है। अच्छा हमारे पास इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा ठीक है। एमसीक्यू नंबर थर्ड कह रहा था, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, कह रहा है इसके इस सेट के, ये सेट है हमारे पास, सेट कौन सा है हमारे पास, इसमें एलिमेंट है ए सॉरी 1 2 3 4। अच्छा हमें कह रहा है कि इसके मुझे टोटल प्रॉपर सबसेट बताओ कि कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट इसके मुझे बताओ। ये सिंपल वर्डिंग में हमें ये कहना चाह रहा है। अच्छा प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है कि मेरे लेट सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए बी सी, ये मेरे पास एक सेट है। अच्छा मुझे इसके सबसेट फाइंड करने हैं, तो सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अच्छा 2 की पावर n जो है इसका क्या होता है, फार्मूला होता है सबसेट फाइंड करने का। देखिए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो n की जगह आप लोग 3 रखेंगे। ठीक है, तो मीन्स की जो ये हमारे पास बेस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है हमारे पास पावर। अच्छा पावर जो है बेस को बोलता है भाई तुम आपस में इतने टाइम मल्टीपल हो जाओ, तो वो 2 × 2 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4, 4 × ये हमारे पास आएगा टोटल 8 भाई। इस सेट के टोटल सबसेट जो बनेंगे वो हमारे पास टोटल सबसेट बनेंगे 8। अच्छा कौन कौन से बनेंगे, अच्छा हम लिखते हैं ए सेट, हम इसके सबसेट बनाते हैं, तो मैं आपको ये एमसीक्यू का आंसर भी देता हूँ। ठीक है। अच्छा पहले खाली सेट आएगा, उसके बाद इसमें ए आएगा, उसके बाद इसमें डियर स्टूडेंट्स बी आएगा, और इसके बाद इसमें सी आएगा, ये सी है ठीक है। और सॉरी अच्छा सी भी है ना इसमें, अच्छा टोटल अच्छा और उसके बाद आएगा इसमें ए बी का दो एलिमेंट का इसमें सेट आएगा। अच्छा तीसरा आएगा हमारे पास ए सी इसका आएगा। अच्छा उसके बाद आएगा बी कामा सी आएगा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अच्छा आठवां जो होगा वो होगा हमारे पास सेम सेट होगा। अच्छा यहाँ देखिए ये सारे जो है हमारे पास, ये सारे ओवरऑल हमारे पास ये सबसेट हैं। ठीक है, इस सेट को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट हैं वो हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे, वो हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे। अच्छा जो लास्ट वाला होगा ये सारे इसके टोटल 8 सबसेट होंगे। इसमें देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वो हमारे पास क्या होंगे डिरेक्शंस, वो हमारे पास होंगे प्रॉपर सबसेट। अच्छा जो लास्ट वाला होगा वो सबसेट भी होगा, बट हम इसको एक सेट का, सबसेट के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब हम आते हैं अपने एमसीक्यूज पे। अच्छा हमारे पास एमसीक्यूज जो था वो हमें यही पूछना चाह रहा था कि उसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे। अच्छा इस प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 की पावर n, यहाँ से -1 आएगा। अच्छा इस सेट में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब ये पावर है, पावर बेस को बोलेगा तुम आपस में भाई इतने टाइम मल्टीपल हो जाओ।
मीन्स टू इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 into 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 15। टोटल ओवरऑल जो प्रॉपर इन सॉरी प्रॉपर सबसेट बनेंगे इस सेट के, वो कितने बनेंगे? 15 बनेगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? जो मुझे लगता है इनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 कह रहा है कि इफ कह रहा है एक्स जो है वो हमारा प्रॉपर सॉरी सबसेट है वाई का, तो देन जो है कह रहा है एक्स की हम यूनियन करेंगे वाई के साथ, तो ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? क्या वो एक्स के बराबर होगा, क्या वाई के बराबर होगा, क्या यू के बराबर होगा, क्या नल सेट के बराबर होगा? अच्छा, मतलब ये है मेरे कहने का, हमारे पास एक सेट है उसमें एलिमेंट है ए बी सी, ये बी एलिमेंट है। अच्छा, डी, एक हमारे पास बी सेट है उसमें एलिमेंट है ए बी एंड डी। अच्छा, कह रहा है ए सबसेट। देखिए चलो, जो किताब जो इसमें एमसीक्यू में हम वो यूज कर रहे हैं, आप लोग परेशान हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक्स सेट में एलिमेंट है ए बी सी एंड वाई सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी टी। अच्छा, कह रहा है एक्स जो है वो सबसेट है वाई का। एक्स जो है वो हमारे पास सबसेट है वाई का। क्यों? क्योंकि जो एक्स के एलिमेंट है वो सारे मौजूद होने चाहिए जो जिस सेट का वो सबसेट होगा। तो मीन्स के एक्स सबसेट सबसेट है वाई का, तो एक्स के सारे एलिमेंट वाई में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो हम कहेंगे एक्स जो है वो हमारा वाई का सबसेट है। अच्छा, ये सबसेट है, ये हमारी कंडीशन हो गई। अच्छा, हमें कह रहा है कि एक्स और वाई की, जब देखिए एक्स सबसेट वाई का है तो एक्स और वाई की हम यूनियन करें, उसको हम यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को हम मिला के रखते हैं, तो हमारे पास कौन सा वो आंसर आएगा? अच्छा, एक्स और वाई की हम यूनियन करें ए बी सी एंड सॉरी U इज इक्वल टू, हमारे पास बी वाई के एलिमेंट कौन से हैं? ए बी सी एंड डी। अच्छा, एक्स यूनियन वाई। अब देखें, मैं दोनों सेट के एलिमेंट को यूनियन हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट हमको एक साथ रखते हैं, तो हमारे पास ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। अब देखें, ये हमारे पास यूनियन का आंसर है। अब हमारे पास वाई के एलिमेंट कौन से हैं? ए बी सी डी। जब एक्स सबसेट वाई का होगा तो एक्स और वाई की यूनियन हमेशा वाई के बराबर आएगी। इसका मतलब नहीं है तो वाई के बराबर होगी, तो वाई की जगह जो सेट होगा, ठीक है, जो सेट होगा तो उसके हिसाब से वो होगा, तो हमेशा वो कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो मीन्स वो हमारे पास एक्स यूनियन वही हमारे पास आएगा, तो मीन्स हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी होती है सेट ऑफ रियल नंबर की, प्रॉपर्टी है कि भाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से कम्यूटेटिव लॉ कौन सी होता है, कौन सा लॉ होता है भाई? ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन के हिसाब से, और अगर आपसे यूनियन के हिसाब से पूछे तो वो होगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये होगा आपके पास यूनियन के हिसाब से। अच्छा, तो हमारे पास कौन सा इंटरसेक्शन के हिसाब से पूछ रहा है, तो हमारे पास ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू बी इंटरसेक्शन से, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। क्या? ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए सॉरी, तो हमारे पास बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इट इज क्लियर? अगर ये होता है ए यूनियन बी सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बराबर होता है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ये होती है एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी कह लें ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ये यूनियन के हिसाब से है, विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन है। अगर इंटरसेक्शन होता तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
ये होगा एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 6 कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर और डैश। हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर, हमारे पास दो किस्म के नंबर होते हैं। एक होते हैं हमारे पास होल नंबर, जस्ट लाइक 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 1, अप टू ये ETC। ये हमारे पास कहलाते हैं होल नंबर। ठीक है। और हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद थोड़े के बाद चल के खत्म हो जाए। 3.4 या 2.4546 या 3.0142, ये ETC। क्लियर है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग में काउंट होते हैं। अच्छा, दूसरे होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, वो देखते हैं कुछ यहाँ पे जगह खाली हो। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो नंबर होते हैं, इसमें दो किस्म के नंबर आ जाते हैं। नॉन टर्मिने इसमें एक आ जाते हैं रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक और होते हैं नॉन रिकरिंग। अच्छा, रिकरिंग में वो होते हैं डेसिमल के बाद वो सेम नंबर रिपीट होता है। 2.1555, डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट होगा, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में जो काउंट किए जाते हैं। अच्छा, ये जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमेशा, और होल नंबर वो हमेशा हमारे रेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं, ये याद रखें। और नॉन रिकरिंग, ये इसको, ये नंबर कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे काउंट किए जाते हैं रेशनल नंबर में डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे रेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? वो होते हैं डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट चलते रहेंगे। अच्छा, लेट सपोज करो 2.1567, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में काउंट किए जाते हैं, बट ये नंबर हमेशा हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, याद रखते हैं। क्लियर है? और सुनते हैं। बोर तो नहीं हो रही है, मेरी बातें समझ में आ रही है? मैं थोड़ा हूँ यार ऐसा, ठीक है, बोर करने वाला आप लोगों को, बाकी नॉलेज इंशाल्लाह अच्छी दूंगा मैं। अच्छा, ये मैंने पाई लिखा है, पाई होता है असल में ऐसे, कलर चेंज कर लें? अच्छा कर लें। ये होता है हमारे पास, ये असल में ये सिंबल होती है पाई की। अच्छा, ये हमारे पास कहलाते हैं मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास अल्लाह के बहुत सारे एहसान है, मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज है मैथमेटिक्स में असल। मैं किसी भी एक टॉपिक पे बात करना शुरू करूंगा तो 1-2 घंटा में आराम से मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, ये हम मेरे पास एक मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 3.147। और भी यूलर, ये भी आ सकता है MCQ में, ये भी हमारा मैथमेटिकल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.714। अब टू सॉरी, ये चलते रहते हैं, इसकी इसकी वैल्यू आज तक कोई मैथमेटिशियन फाइंड नहीं कर पाया है। हो सकता है मैं भी आगे चल के फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी देखें, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है हमें, ये इसकी वैल्यू जो है 2.714 है, बट हमारी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी लगभग माना इसके बराबर है। ठीक है। अच्छा, ये हमेशा हमारे इरेशनल नंबर, जो भी मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा इरेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। अच्छा, अच्छा, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 169। अच्छा, जो इस 16 का 9 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना, तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट मिलेगा, तो उसमें जो भी मिलेगा वो वो बताना है कि उसमें कितने टोटल डिजिट होंगे। तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 169 का, तो हमारे पास 13 मिलेगा।
मीन्स के 1 3। तो देखिए, डिजिट, देखिए ये हमारे पास 169, इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट हैं। 1 2 3, सिंगल सिंगल जो नंबर होता है वो हमारे डिजिट में काउंट किए जाते हैं। अच्छा, तो हम इसका रूट फाइंड करके जो हमें वैल्यू मिलेगा उसका हमें डिजिट बता रहे, उसमें कितने डिजिट हैं, टोटल कितने हैं, 1 और 3, इसमें टोटल 2 डिजिट हैं। क्लियर है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ, सॉरी, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इन विच लेंथ ऑफ ईच साइड। हमें स्क्वायर की एरिया बतानी है। ये होता है स्क्वायर, इस स्क्वायर में क्या होता है, फोर, इसमें टोटल 4 साइड होती हैं। 4 साइड आपस में इक्वल होती हैं और उसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होती है। यहाँ पे भी 90 डिग्री होगी, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगी, और यहाँ पे भी हमारे पास 90 डिग्री होगी, और चारों साइड हमारे पास बराबर होंगी। हमारे पास ईच साइड मीन्स के हम एक साइड की, ईच साइड की जो द विच लेंथ ऑफ ईच साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो हमें एरिया बताना है, तो हम क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है A = A² ठीक है। तो हम 10 मीटर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 100 मीटर स्क्वायर। तो मीन्स का हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट करते हैं। अच्छा, ये सिंपल डेफिनेशन है, द क्वांटिटी विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो हमें वो क्वांटिटी बताओ कि जो हमेशा फिक्स होती है, वो वेरी नहीं करती है। देखिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू आप उठाओ, 0 1 2 3, जो भी आप नंबर उठाओगे कांस्ट, ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। ये हमेशा फिक्स होते हैं, ये हमेशा फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, ये वेरी नहीं करेंगे, मीन्स के चेंज नहीं होंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। हमें कह रहा है कि हमें वो क्वांटिटी बताओ जो हमेशा फिक्स होती है, वो हमारे कहलाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा सेम होती है। कोफिशिएंट वेरी कर सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास इक्वेशन है, 3x², 3 × x² +4x + 3। ठीक है, अब मेरे पास इसमें कोफिशिएंट क्या है, मेरे पास 3 है। अगर इसके सेम इक्वेशन होगी तो यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 5 भी, तक वो बहुत सारा आ सकता है। बट याद है कि वैल्यू, ये कांस्टेंट, ये 3, 3 की जगह 4 नहीं आ सकता, 3 की जगह 4 नहीं आ सकता, 5 की जगह 3 नहीं आ सकता, वो इसकी जगह, हर किसी नंबर की अपनी जगह है। ठीक है, ये याद रखें, वो हमेशा चेंज नहीं होगी। रेशो वो चेंज है, वो रेशो चेंज होगा, टर्म भी चेंज होगी। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, हर, लेकिन हर इक्वेशन में सेम टर्म तो नहीं होगी ना, किसी इक्वेशन में 3 टर्म होगी, किसी इक्वेशन में। देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है, 3x² + 4x, इसमें कितनी टर्म है, ये एक टर्म, ये एक, ठीक है, ये इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं। ठीक है, ये इसकी जगह किसी और भी इक्वेशन आ सकती है जिसमें टोटल 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, वो इनफाइनाइट हो सकती है। आई डोंट नो अबाउट दिस, तो वो क्या हो सकती है, तो ये वेरी करेगा, हमेशा कांस्टेंट फिक्स हो, वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 11, इसमें कह रहा है, इफ पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एन अदर पोलिनोमियल। कोई एक हमारे पोलिनोमियल क्या होता है, ये हमारी इक्वेशन होती है, क्या होती है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रिक इक्वेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पोलिनोमियल, दिस इज अ पोलिनोमियल। ax + b, दिस इज लीनियर इक्वेशन। वाई, किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 हो, तो वो हमारी कहलाती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल कहलाता है। कोई भी पोली कह रहा, इफ पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एन अदर पोलिनोमियल, तो वो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, देन द रिमाइंडर इज डैश, तो उसका हमेशा रिमाइंडर याद रखें, 0 आएगा। देखिए, कोई नंबर एक नंबर से डिविजिबल हो रहा है मुकम्मल, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, कह रहा है द सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, कोई हमारे पास, तो इसमें हम कह रहा है कि सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, सेकंड डिग्री,
मीन्स किसी इक्वेशन का जो सेकंड डिग्री है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमेशा डिग्री टू होती है, पावर टू होता है हमेशा। अच्छा, कह रहा था डिग्री ऑफ, ये हमारे पास एक फुल नंबर है, मीन्स का हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है 2 × x × y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास पॉलिनॉमियल है, हमें डिग्री फाइंड कर, डिग्री हमेशा इक्वेशन की होती है। तो देखिए दो वेरिएबल, लेट सपोज कर पूछे आपसे कोई इसकी डिग्री बताओ कि इसका पावर, हमेशा किसी भी वेरिएबल के ऊपर या नंबर के ऊपर हमेशा पावर वन होता है। तो इसका पावर वन है और वन दोनों आपस में मल्टीपल आएंगे, पावर वन क्या, दोनों पावर की, दोनों पावर एड हो जाएंगे, वन प्लस वन क्या आ जाएगा हमारे पास टू, तो इसकी डिग्री क्या होगी, टू होगी। तो मीन्स के इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी टू होगी, यहाँ पे है टू, इसकी डिग्री टू है। डिग्री वो हमेशा काउंट की जाती है जो हाईएस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी, वन है, इसकी डिग्री क्या है, वन है, हमेशा डिग्री हाईएस्ट काउंट की जाती है। तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, पावर क्या है, हमेशा टू है। तो डिग्री क्या होगी हमारे पास, टू होगी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 14 कह रहा था फैक्टर ऑफ, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कह रहा है इसके हमें फैक्टर बताओ, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है, तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ये ऑप्शन यहीं पे आपको दिखे तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हमारा बी, सॉरी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। अच्छा, अच्छा एमसीक्यू नंबर कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर, इस स्क्वायर को, इस देखिए इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सी ऐसी एक टर्म चाहिए, उसमें हम ऐड करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये वाली टर्म जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसका, इसके नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे टू आएगा, टू का फार्मूला आएगा। अच्छा, यहाँ पे सिंगल एक्स आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे बी पता नहीं है, बी मुझे मेरे पास क्या होगा, प्लस जो हमारे पास जो बी स्क्वायर टर्म है वो हमारे पास एट एक्स है। बी स्क्वायर जो टर्म है, अच्छा सॉरी सॉरी, हमारे पास जो ये टू आएगा इसका, अच्छा ये जो है वो, ये एक्स आएगा, ए की टर्म जो है वो ए की जगह एक्स वैल्यू आएगी। अच्छा ये जो ये हमारी मिडिल टर्म है, तो मैं इसको कर सकता हूँ कैसे, टू फार्मूले वाला और एक्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, ए टर्म, और बी हमारे पास फोर आएगा। कि क्यों फोर आएगा, देखिए ये हमारे पास फोर है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे, मेरे पास क्या मिलेगा, एट एक्स मिलेगा। मैंने एट एक्स को इस फॉर्म में ब्रेक किया है, ब्रेक डाउन किया है, तो जिससे मुझे बी की टर्म वैल्यू मिल जाएगी, बी स्क्वायर की मुझे वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, फोर आएगा। अब देखिए मेरे पास सिंगल बी की वैल्यू जो है वो फोर मिल गई। अब मैं बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्या आएगी वो हमारे पास 16 आएगी। अब मैं इस सारे टर्म को मैं कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ कैसे, देखिए ए प्लस बी क्या किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, ये हमारे पास ए की टर्म है और ये हमारे पास बी की टर्म है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर, एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू फोर प्लस सिक्सटीन के। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर सकता हूँ, अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स फोर प्लस सिक्सटीन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू फोर प्लस फोर होल स्क्वायर। तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे मेरे मेरे पास बी की वैल्यू मिली ये, कैसे, बी की वैल्यू मेरे पास यही मिली ना। देखिए ये हमारे पास बी स्क्वायर है, तो देखो सिंगल बी की जो है हमारे पास फोर है। ठीक है,
एमसीक्यू नंबर 16 कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 16 हमें कह रहा है द अप एमसीक्यू नंबर 16 कह रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर डैश। जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की, वो क्या आपस में क्या परपेंडिकुलर होती हैं, क्या वो इक्वल होती हैं, क्या अनइक्वल होती हैं, क्या नॉन ऑफ दीज होती हैं। पैरेललोग्राम होता कैसे है कि इस टाइप का पैरेललोग्राम होता है, उसकी शेप जो है वो ऐसे होती है बस। ठीक है। तो ये अपोजिट सो साइड होती हैं, ये अपोजिट साइड ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये हमेशा आपस में बराबर होती हैं। अपोजिट आपस में बराबर होती हैं, याद रखो। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 16, कर्व्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज कैलकुलेटेड बाय। फिर एक मैथमेटिशियन था, उसने जो है वो कर्व की थी, सॉरी कर्व सरफेस एरिया की जो कैलकुलेट, सरफेस एरिया ऑफ कोन की जो उसने कैलकुलेट की थी। ठीक है। अच्छा, इफ परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर, देन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होगा कि कुछ एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी। इस टाइप का एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हमारे पास पी मीन्स के परपेंडिकुलर है, बेस बी मीन्स के हमारे पास बेस है। तो हमारे पास देखे सिंगल पी की वैल्यू 3 है, सिंगल बी की हमारे पास वैल्यू 4 है। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या 9 होगा, 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास एच स्क्वायर देख क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हमें कह रहा है देन हाइपोथेसिस, हमारे पास एच स्क्वायर की 25 है, तो हमें सिर्फ सिंगल एच की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, रेडिकल ऑन बोथ साइड करूंगा या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सेम नाम है। अच्छा, एच स्क्वायर को मैं स्क्वायर लगाऊंगा एंड 25, तो मुझे मेरे पास मिलेगा, देखिए ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये बराबर होता है 1/2 के। तो एच स्क्वायर वो बराबर होता है 1/2 के, दोनों ऊपर पड़े हुए हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 1/2, तो हमारे पास सिंगल क्या बचेगा, एच बचेगा। हमारे पास एच की वैल्यू जो मिलेगी वो 5 मिलेगी। ठीक है। वो देखिए मिलेगी ±5, बट हम काउंट करेंगे एच इज इक्वल टू प्लस का 5, क्योंकि हाइपोथेसिस क्या है, एक किस्म का डिस्टेंस है। ठीक है। वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होता है। देखिए ना, ये एक हाइपोथेसिस सिर्फ जो सॉरी जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हमेशा ट्राइंगल के लिए ट्रू होता है। देखिए यहाँ से लेकर ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास बेस होता है। देखिए यहाँ से लेकर ये क्या है, ये डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हम पॉजिटिव का काउंट करेंगे। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सरफेस एरिया क्या फार्मूला है, वो है 4πr²। ठीक है। when a is equal to 8, b is equal to b is equal to 6 and c is equal to 6। पैरामीटर एरिया फार्मूला होता है पैरामीटर हाफ पैरामीटर ऑफ सेमी पैरामीटर फार्मूला होता है ट्राइंगल का, सेमी पैरामीटर ऑफ वो होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है। हमारे पास ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू हमारे पास 6 है और सी की वैल्यू हमारे पास 6 है। हमें कह रहा है हम ये है सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, हमें 2s फाइंड, हम ये एस का है। ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा। देखो ये ऐड करें, 6 + 6 क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 + 8 क्या आ जाएगा, हमारे पास 20 होगा। 20 डिवाइडेड बाई 2, हाँ ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, बट हमें 2x की वैल्यू चाहिए। तो x यहाँ पे डिवाइड, सॉरी 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2s = 20। 2s की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। यस, सिंपल। The branch of mathematics in which theorems are proved that theologically, मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच है इसमें जो हम थ्योरम को लॉजिकली रीजनिंग के प्रूव करते हैं, एग्जाम एंड पोस्टुलेट को यूज करके हम उनको यूज प्रूव करते हैं। हम वो डिस्कस करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, कह रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू, एक सेंटेंस डिक्लेरेटिव मीन्स के एक स्टेटमेंट होगी वो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों नहीं हो सकती। एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो, दोनों दोनों एक जगह ट्रू भी हो फॉल्स वो नहीं हो सकता, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो वो हम उसको बोलते हैं
प्रोपोजिशन बोलते हैं हम उसको, मैथमेटिक्स में एक डिस्क्रीट का सब्जेक्ट है उसमें, तो ये पढ़ते हैं सारी चीजें। अच्छा, ये है एमसीक्यू नंबर 3 की पावर 3। तो भाई मैंने आपको बताया था 3 की पावर 3 ऊपर वाला होता है पावर बोलते हैं हम इसको, सॉरी हम यहाँ इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, यहाँ बोलते हैं हम इसको पावर एक्सपोनेंट, बस यही होते हैं। और मेरे पास एक नेम और भी है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, ये इसको बोलते हैं हम बेस। ठीक है, पावर बेस को बोलता है भाई, तुम आपस में मल्टीप्लाई, पावर कितनी है 3, तो 3 × 3 × 3, तो ये क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा। अच्छा, हम उसको ओपन करके कैसे लिखेंगे, ये एक तो ये होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी 3 टर्म्स हैं, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि कोई भी एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल होता है कि जब आप दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उसका बेस है वो पावर डिफरेंट हो, हम क्या करेंगे, पावर को हम ऐड करते हैं। तो इसका पावर 1 क्या है, इसका पावर क्या है 1 है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमारा बोथ ऑप्शन एंड बी करेक्ट होगा। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रूल होता है कि जब दोनों दोनं बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, हम क्या करते हैं फिर, ए बेस सेम लिखते हैं एक बार, पावर दोनों को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये ए की पावर m+n हो जाएगा। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि बेस बेस इन x+2 होल पावर 6, तो हमें बेस बताना है। तो ये हमारे पास जो नीचे वाली, ये ऊपर वाला हमारे पास पावर होगा, जो न्यूट्रल टर्म होगी वो हमारे पास बेस होगी। तो क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये कह रहा है 18 डेसिमल 42 डेसिमल नोटेशन में मुझे इसको डेसिमल नोटेशन में लिखना है। तो ये 10 की पावर +5 है, +5 है, तो मैं क्या करूंगा, आगे वाली साइड से मैं 5 जीरो दे दूंगा। अगर नेगेटिव का अगर ये है 10 की पावर -5, तो मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, पीछे वाली साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से मैं 5 जीरो दे दूंगा, 3 4 5 जीरो दे दूंगा। अब मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल की फॉर्म में, तो क्या करूंगा मैं, ये 18.5 सॉरी मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, मुझे मैं क्या करूंगा इसको। अब देखिए, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ये हो जाएगा, दो ये हो जाएंगे। तो भाई मैं 18 डेसिमल को मुझे 3 जो है बार मुझे आगे लेके जाना, पीछे लेके जाना है 3 बार, 3 टाइम्स मुझे पीछे लेके जाना, 5 टाइम्स और -5 टाइम मुझे पीछे लेके जाना है। तो डेसिमल मुझे मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 जीरो और लगा देता हूँ, क्यों मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, एक मैंने किया यहाँ पे लेके आया, तो ये 1 काउंट हो गया। दूसरी बार मैं डेसिमल को यहाँ पे लेके आएगा, तो ये मेरे पास 2 हो गया। अब मैं इस डेसिम यहाँ पे पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। अब मैं इस सेम डेसिमल को यहाँ पे लेके आया, तो ये हो जाएगा 4। अब मैं सेम डेसिमल को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, अब मेरे पास 5 मीन्स के -5 टाइम मेरे पास लेफ्ट जाना है, पीछे जाना है। तो मेरे पास डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो क्या आंसर हमारा क्या आया, 0.0018। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 0, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट। अगर डेसिमल पॉजिटिव होता तो हम राइट साइड जाते, राइट साइड अगर हमें देखे ना कोई, हमें देखिए यहाँ पे जैसे था ये 18.42 10 की पावर -5। अब यहाँ पे ये तो दो काउंट हो गई, बट और काउंट कैसे काउंट करूंगा, तो मैं जीरो लगा दूंगा, एक्स्ट्रा जीरो लगा दूं, मैं लगा सकता हूँ, उसका मुझे नहीं होता। अच्छा, एमसीक्यू नंबर कह रहा है 5। अच्छा, ये डेसिमल नोटेशन में हमें कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है किसको, 5 0 0 0 0। अब डेसिमल जो है यहाँ पे पड़ा है, अब मुझे साइंटिफिक, ये है ऑर्डिनरी फॉर्म में, ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म में। अब मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मीन्स के मुझे इस फॉर्म में लिखना है, ये जो है हमारा पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है। डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, 1 2, यहाँ पे लेके आ 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। तो मीन्स के 5.010 इज द पावर, अच्छा इसको ऐसे ना लिखें,
5 × 10⁻⁻⁵, सॉरी, +7 हो जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन, मेरे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अगर मैं, देखिए मैं जा रहा हूँ लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, तो वो पावर हमेशा पॉजिटिव काउंट की जाती है। अगर मैं लेफ्ट से मैं राइट जाता तो मेरी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती, 5 × 10⁻⁻7 हो जाता। अच्छा, अब मुझे मेरे पास, सॉरी, अब मेरे पास यहाँ पे कह रहा है 27.47। अब मुझे इसको जो है किस फॉर्म में लिखना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो मैं 2 से 1, मैं इसको ए से लिख सकता हूँ। देखिए डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लेके आऊंगा। लेकिन डेसिमल के पहले जो होगा 1 डिजिट होना चाहिए लाजमी, 1 डिजिट, तो वो करेक्ट जो है वो जो साइंटिफिक नोटेशन काउंट की जाती है करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आ गया 7, 2.74510। देखिए मैं कितनी बार डेसिमल पीछे गया, एक यहाँ पे पड़ा हुआ था ना, मैंने एक डिजिट को जो क्रॉस किया है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻, सॉरी, +1। अच्छा, ये भी करेक्ट है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर देखें, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे पास पड़ी हुई है ना, मैं इस डेसिमल को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ इसको, यहाँ से डेसिमल को मैंने उठाया, एक डिजिट मैंने क्रॉस किया, 1 डिजिट, वर्ग मैंने दोबारा डिजिट, दूसरा डिजिट मैंने काउंट किया, उसको यहाँ पे पड़ी थी डेसिमल, उसको मैं उस साइड लेके गया, एक डिजिट, आप उस डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है ना, तो मैंने उसको भी क्रॉस कर दिया। तो ये आ गया 27.4510 सॉरी, 10⁻⁻2 काउंट किया जाएगा। माइनस, देखिए मैंने 2 डिजिट काउंट किया, लेफ्ट से मैं राइट गया, तो हमेशा जो पावर होगी 10 की वो नेगेटिव में काउंट होगी। अगर मैं लेफ्ट से मैं राइट जाता फिर जो पॉजिटिव काउंट होगी। अब देखिए, अब ये अब ये वाला भी मेरा करेक्ट है, और ये वाला भी मेरा करेक्ट है। ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, तो मीन्स कि हमारे पास देखिए हर हर नंबर के ऊपर पावर समझा जाता है। तो हमारे पास डी ऑप्शन, ए भी ऑप्शन करेक्ट है और बी भी ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स कि हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ बी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर ये कह रहा है, अच्छा, एमसीक्यू नंबर कह रहा है एल, ये लिखा हुआ है L m⁻n। तो हमें ये पूछ रहा है एन हमारे पास क्या है, क्या वो रेडिकल है, क्या वो रेडिकेंड है, क्या वो एक्सपोनेंट है, क्या वो बेस है, वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है L 4 3। अब ये 3 जो है हमारे पास ये इंडेक्स में काउंट किया जाता है, और ये 4 ये हमारे पास रेडिकेंड में काउंट किया जाता है। रेडिकेंड चाहे रेडिकेंट कैंट सेम बात है। अच्छा, ये हमारे पास लिखा है, इसको हम लागार्थम फॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है b⁻y = x, मुझे इसको लागार्थम फॉर्म में चेंज करना है, तो log b x को मैं, देखिए हम क्या, जब लागार्थम फॉर्म बेस सेम रहता है, जो पावर होती है बेस, बी के बेस के ऊपर जो पावर होगी वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो ये एक्स यहाँ पे जो होगा वो इक्वल साइड में जो नंबर होगा वो बी के ऊपर पावर बन जाएगी, ये हो जाएगा log b⁻x = y हो जाएगा। तो ये करेक्ट जो है वो फॉर्म है। तो हमारे पास यही का फॉर्म आपको कहीं दिख रही है, तो मीन्स का हमारा यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाला डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है यार, log b⁻x। कॉमन लागर्थम इज बेस, कॉमन लागर्थम का बेस हमेशा याद रखें वो 10 होता है। अगर आपका नेचुरल लागर्थम का बेस पूछे, नेचुरल लागर्थम का अगर आपसे बेस पूछे, तो वो हमेशा ई होता है। ठीक है। द वैल्यू, अब सर इसको छोड़ दें, ये पता नहीं एमसीक्यूज किस टाइप का एमसीक्यूज है। log p/q, देखें ये जनरल फॉर्म है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मैं फाइंड नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वैल्यू होती है तो फिर मैं
कर सकता। अच्छा, डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम, द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ नंबर इज डैश। अच्छा, ये एक डेफिनेशन है, इसको हम बोलते हैं मेंटिसा, या मेंटिसा की डेफिनेशन है डेसिमल पार्ट। देखिए, कॉमन लॉगरिथम में ये काउंट किया जाता है 3.2। अच्छा, ये होती है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये वाला जो डेसिमल पार्ट होता है वो हमारे पास मेंटिसा में काउंट किया जाता है डैश। अच्छा, 26 एमसीक्यूज कराए। एन इरेशनल रेडिकल विथ डैश। ठीक है, हमारे पास एक रेडिकल है, मैंने सपोज कर मैंने नंबर रख दिया कोई। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करने के बाद मुझे इरेशनल नंबर मिले, इरेशनल नंबर मुझे मिले हमेशा। अब आज रेडिकल की जगह में रेशनल नंबर मुझे रखना है लाजमी। अंदर रेडिकल की जगह मुझे रेशनल नंबर रखना है। अब मुझे बाहर साइड वाला जो भी आंसर मिलेगा वो इरेशनल नंबर मुझे मिलेगा। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सेट्स। तो यहाँ पे रेडिकल की साइड हमें कौन सा नंबर आना चाहिए, वो हमारे पास ए, वो रेशनल नंबर हमेशा आना चाहिए। तो फिर वो सर्ट की डेफिनेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम आगे भी सॉल्व करते हैं। रेशनल तो एमसीक्यू नंबर हमने 26 तक कर लिया, तो 27 का एमसीक्यूज आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे बताएंगे कि हमें पूछ रहा है इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो आप लोग एमसीक्यूज नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 27, एंड नीचे जो है उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका हमें रेडिकल फॉर्म बनाना है। रेडिकल फॉर्म कैसे होता है, ऐसे जो टर्म लिखी होती है वो हमारे रेडिकल फॉर्म में की काउंट की जाती है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/3। ठीक है, तो देखें ये बराबर होता है 1/2 के। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे तो ये बराबर होता है 1/3 के। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये क्या बनेगा, 5 स्क्वायर होल, ये हो जाएगा इस टर्म में। ठीक है, ये हमारी रेडिकल फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 29 कह रहा है, एमसीक्यू असर्ड विच कंटेन 3 टर्म्स। असर्ड जो है वो 3 टर्म्स कंटेन करें तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमल। और बाइनोमल किसको कहते हैं, जब 2 टर्म हो। मोनोमल मीन्स के 1 टर्म हो। कॉन्जुगेट थोड़ा अलग चीज है, ये नहीं होगा। अच्छा, कह रहा है व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमल। जो हाईएस्ट किसी पॉलिनोमल हो, उसकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी उसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा हमारा लीडिंग कोफिशिएंट काउंट किया जाता है। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है 5 की पावर x³ + 3x² - 2। अब देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है हमारे पास, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, ये x3 है हमारे पास हाईएस्ट पावर। उसका कोफिशिएंट क्या है, 5, तो लीडिंग कोफिशिएंट 5 होगा। ठीक है। अच्छा, फैक्टर के लिए मैंने आपको अभी पहले फार्मूला बताया था, a² - b² बराबर होता है a+b × a - b। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है x²। मैं 9 को मैं लिख सकता हूँ x² - 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को देखें, ये दोनों सेम ही है, तो मैं इसको अलग लिख सकता हूँ। ये हमारे पास x जो है वो a है, और 3 जो हमारे पास b है, तो मैं लिखूंगा भाई x + 3 × x - 3। तो ये इसके फैक्टर काउंट किए जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया इसको, इसका आंसर मुझे लगभग बताएंगे। तो मैंने अभी बताया कि a² - b² किसके बराबर होता है, a+b × a - b। दोनों देखिए, हमने इस टर्म को इस फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, तो अब इस टर्म को जो है हमें इस फॉर्म में एक साथ लिखना है। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखें, ये हमारे पास a, ये हमारे पास b है। ठीक है, ये एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की टर्म है, तो दोनों को मिला के हमें इस फॉर्म में देखिए वहां पे जो है ए और बी था, तो यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू को सॉल्व सिंपलीफाई करके इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे डियर स्टूडेंट्स लाभ में। अच्छा, आर्डर। आर्डर हमेशा मैंने आपको बताया आर्डर, अच्छा ये आर्डर है, आर्डर इसका 4 होगा। ठीक है, सेट्स ऑफ आर्डर, आर्डर इसका 4 होगा।
आर्डर तो हमेशा डिग्री का होता है यार, ये पोलिनोमियल का होता है, आर्डर हमेशा पोलिनोमियल का होता है। पता नहीं इस लोगों ने कैसे एमसीक्यू बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको छोड़ दें, हम इस एमसीक्यू को कैंसिल कर दें, ये नहीं हो सकता। अच्छा, कांजुगेट ऑफ सेट्स, कांजुगेट हमेशा देखें मेरे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो मुझे इसका कांजुगेट फाइंड करना है। तो कांजुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं, जो आयोटा वाली टर्म होती है उसकी हम सिर्फ क्या करते हैं, निशानी चेंज करते हैं। जो प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर सॉरी माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 - 2 × √5। तो मैं लिख दूंगा कांजुगेट मुझे फाइंड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × अच्छा कांजुगेट ऑफ सेट्स, तो ये हो जाएगा 3 + 2 आउट हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू पोलिनोमल, तो टू आपके पास पोलिनोमल है, हु एचसीएफ एंड एलसीएम इज गिवन डेट। देखिए, अब मैं आपको लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास टू पोलिनोमल गिवन है, तो आप लोगों ने उसका एचसीएफ भी निकाल दिया एंड जो है आप लोगों ने उसका एलसीएम भी निकाल दिया। अगर एच सी एफ एंड एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में एच सी एफ एंड एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास जो दो पोलिनोमियल गिवन है जिनका आपने एलसीएम और एलसीएफ निकाला, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में हमेशा साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और यहाँ पे कह रहा है इसका रूट ऑफ, हमें इसका इसका रूट बताना है, तो मैंने आपको ये किसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A² - 4 + 2। ठीक है, ए देखे, A + B होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है A² + 2 AB + B²। ठीक है, तो ये हमारे पास, मैं इसको लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ए का होल स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है तो हम माइनस देंगे 2 फार्मूले वाला। ए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए की टर्म ए है। बी हमारे पास देखिए, मैं ये हमारे पास B² की वैल्यू है, तो बी की सिर्फ वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, अच्छा 2 का स्क्वायर करूंगा मैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, A - B होल स्क्वायर। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमें हमारे पास जो है वो क्लोज टर्म, जो इस टर्म को जो हमने एक साथ कलेक्ट लिख दिया, तो हमने क्या हमारे पास क्या वैल्यू आई, A - B होल स्क्वायर। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो ये और आपस में ये अपोजिट साइन होती है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास A - B हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बातें, नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, आप पूछ सकते हैं सर ये हमें समझ नहीं आया, ये नहीं आया। अच्छा, तो ये है व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट स्क्वायर, मैं इसको क्या कौन सी टर्म ऐड करूं जो मुझे कंप्लीट स्क्वायर बन के मिलेगा। ठीक है, अच्छा मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ, ये हमारे पास है x⁴ and 2 25, मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, x² का होल स्क्वायर प्लस ये टर्म हमें फाइंड करनी है, प्लस अब 5 का, देखिए ये है B² की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, B² हो जाएगा। ठीक है, अब A + B होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, A² + 2 AB + B² के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये A की वैल्यू है, ये हमारे पास सॉरी 25 हमारे पास B² की वैल्यू है, ये हमारे पास A² की वैल्यू है। ये हो जाएगा x² का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए हमारे पास क्या है, x² है, एंड बी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए मैंने अभी बताया बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आएगी, तो बी की जगह 5 रखेंगे प्लस बी की जगह होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x⁴। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10x² +25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास टर्म भी गिवन है, ये भी हमें टर्म गिवन है, तो ये हमें, ये वाली टर्म हम जब पुट करेंगे इसमें, इसमें, तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर, सॉरी कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा हमारा। तो हमारे पास सी की वैल्यू, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बहुत सिंपल है। समझ में आ रही है मेरी बात जो, अच्छा मैंने आपको अभी क्या बताया, हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हमें एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, एल HCF × LCM किसके बराबर होता है, A × B दोनों पोलिनोमियल के बराबर। अच्छा, मुझे एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम इज इक्वल टू, देखिए HCF इसका एलसीएम क्या मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो ए के रात बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में एच सी एफ आ जाएगा। एलसीएम की वैल्यू, जब हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एक रात बी डिवाइड बाई एच। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। कोई उसमें जो है परेशान होने की बात नहीं है। आप एक ही जगह ए एंड बी की जगह आप पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये वाली टर्म आपको कहीं दिख रही है? ये वाला ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये जो है ये ऐसे लिखा हुआ है, ये टर्म जो एच सी एफ, अब ये ब्रैकेट जो डिवाइड में है, ठीक है। अच्छा, एलसीएम एच सी एफ के फाइंड करने के कितने मेथड होते हैं? वो होते हैं तीन। एलसीएम काउंट करने के कितने मेथड है? प्राइमरी टू है, बाकी एलसीएम के वैसे बहुत सारे हैं। अच्छा, द कह रहा है द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द एक्स इन द सॉल्यूशन। अच्छा, कोई भी आपके पास इक्वेशन होगी ना, तो आप उसकी हाईएस्ट डिग्री देखें, हाईएस्ट उसकी डिग्री देखें। तो हाईएस्ट डिग्री लेट सपोज टू है, तो उसके एक्स के जो सॉल्यूशन होंगे वो टू होंगे, हमेशा टू है। अगर थ्री है तो उसके सॉल्यूशन सेट जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन सेट वो थ्री होगी। अगर हाईएस्ट पावर फोर है तो सॉल्यूशन सेट कितने होंगे? फोर होंगे, याद रखें हमेशा। अच्छा, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? फोर है, तो उसके फोर सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, कह रहा एफ ए इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर कह रहा है बी हम जीरो कर दें, तो देखें ए की जगह मैं जीरो रख दूंगा, तो मैं ये टर्म मेरी सारी जीरो हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखें वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है? हाईएस्ट वन है, तो ये क्या, ये किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर हाईएस्ट पावर वन है, तो वो लीनियर इक्वेशन काउंट की जाती है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैन बी ड्राइव। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ? वो हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हुआ है। अच्छा, द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं? टोटल फोर मेथड है। अच्छा, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर आर टेस्ट। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव का ये मतलब होता है कि दो सीक्वेंस वाले नंबर। अच्छा, ये कह रहा हूं मैं, ये थ्री, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। अच्छा, वो डिपेंड है कि वो कौन सी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि टू आड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो ये मेरे काउंट कहेंगे, तो मैं कहूंगा कि भाई ये वन है, वन भी आड नंबर। उसके बाद सीरीज में नंबर कौन सा आएगा? आड नंबर थ्री आएगा, टू तो नहीं आएगा ना। सीरीज में नंबर क्या आएगा? आड थ्री आएगा। तो मैं आठ वाली कंडीशन में ये करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे कह रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर। क्या टू एंड थ्री होगा? क्या क्या टू आड नंबर है? दोनों ऑड नंबर होने चाहिए, वो सीरीज में होने चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, टू तो इवन नंबर नहीं है। अच्छा, क्या बी ऑप्शन हो सकता है? नाइन क्या है हमारे पास? आठ नंबर है। अच्छा, 11 आठ नंबर है, बिल्कुल। अच्छा, नाइन के बाद क्या आता है? टेन आता है। टेन हमारे पास क्या है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हमें आठ नंबर की बात कर रहा है, पॉजिटिव वो भी। तो टेन के बाद हमारा 11 आता है। 11 क्या है हमारे पास? आठ नंबर है। तो नाइन के बाद फोर एन सीक्वेंस में 11 आ रहा है, वो भी आठ नंबर। तो हमें टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव आठ नंबर, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, ये कह रहा है ये टर्म लिखी हुई है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे x की जगह हम कौन सी वैल्यू रखें जो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए? अगर मैं x प्लस अगर सॉरी मैं x की जगह माइनस फोर रखूंगा, प्लस वन, एक्स की जगह माइनस फोर, तो माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस फोर में से प्लस वन गया तो हमारे पास माइनस थ्री बचा, माइनस फोर में से प्लस फोर गया तो मेरे पास जीरो बचा। अगर ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो सारी टर्म हमारी नॉट डिफाइंड हो जाती है, तो वो हम उसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, या अनडिफाइंड हो जाती है सिंपल वर्डिंग में। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, हमें क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर इन मैट्रिसेस में। अगर मैट्रिसेस कैसे होता है, ये ए इज इक्वल टू, ये ए है, बी है, सी है, ये हमारे पास एक मैट्रिसेस का फॉर्म है। अगर ये ऐसे होता है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, ये जो होती है ये हमारे पास
वर्टिकल, अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हम उसको बोलते हैं, वो हमारे पास रो होते हैं। अगर जो वर्टिकल के फॉर्म में जो होते हैं वो हमारे पास कॉलम में काउंट किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स इन मैट्रिसेस में, तो वो हमारे पास रो में काउंट किए जाएंगे। अच्छा, आठ कह रहा है if F45 MCQ, if there are two rows and one column in a matrix, then its order dash। अच्छा, ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिसेस का? हम फाइंड करते हैं m क्रॉस n। ठीक है, ये मल्टीपल नहीं है, m क्रॉस n है। m बाय n लिख ले या m क्रॉस n लिखे, कोई सेम बात है। अच्छा, आप m बाय एन लिखें या एम क्रॉस एन लिखें, सेम बात है। अच्छा, जो एम का क्या मतलब होता है, ये हमेशा हमारे पास रो में काउंट किए जाते हैं, और हमारे पास जो एन है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम में काउंट किए जाते हैं। अच्छा, हमें कह रहा है टू रो एंड वन कॉलम। मैंने क्या बताया, हाँ, एम की जो पहले वाली टर्म होगी वो हमारे रो में काउंट होगी, जो सेकंड वाली वो हमारे कॉलम में काउंट होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एम क्रॉस वन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली। इन ट्राइंगल में राइट एंगल कितनी होती है? हमेशा याद रखें, हर ट्राइंगल में एंगल वन होती, सॉरी, राइट एंगल जो है वो हमेशा वन होती है। वन से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। अगर वन से देखें, ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल जो होती है उसका सम हमेशा 180 के बराबर होता है। अगर मेरे पास एक एंगल 90 डिग्री है और बी भी लेट सपोज करो मेरे पास 90 डिग्री है। अब देखें, अब सी एंगल जो मेरे पास जीरो है। अब देखिए ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक एंगल जीरो है, एक 90 है, एक बार एक दूसरे में वो भी 90 है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कभी बन भी नहीं सकता। इसलिए ट्रायंगल में हमेशा राइट एंगल जो है वो हमेशा एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, ये एक डेफिनेशन है, द postulate इन विच टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स आर सेम। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स आर सेम होती हैं, तो वो है साइड एंगल साइड में। साइड एंगल साइड एक पास्टुलेट है, पास्टुलेट है, सॉरी, पास्टुलेट है।